फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 2 अप्रैल 2024 के 3 प्रमुख मुद्दों या समाचारों पे चर्चा करेंगे और साथ ही में इन समाचारों से जुड़े 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके सामने सिर्फ पढ़ेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले 2-3-4 दिनों से ये चीज़ें चल रही है। हाँ, इसके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आके आंसर चेक कर लीजिए। उसके पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जिसमें जो पहला न्यूज है वह यह है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदला गया है, ठीक है। अपने चीनी भाषा में उसने नाम बदला है और ये देखा जाए तो एक पहली बार नहीं हो रहा है, 2 बार और भी किया जा चुका है, ये तीसरी बार है। इसके पहले अप्रैल में 2 अप्रैल को यानी आज ही के दिन पिछले साल भी एक कुछ नामों का चेंज किया गया था, उसके पहले 2017 में किया गया था और इस बार 30 मार्च को किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि 2-3 बार से उसकी रूटीन हो गई है और इसको लेकर जो है जहां तक भारत का मत है तो भारत के विदेश मंत्री ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि अगर हम पत्रकारों को कि अगर हम आपके घर का नाम बदल दें तो वो घर हमारा नहीं हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा। तो इस संदर्भ में हम इसको समझेंगे कि क्या कवायद है, क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दूसरा जो मुद्दा है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने 2 जजों की पीठ ने केरल के एक याचिका पे केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है केंद्र सरकार के विरुद्ध कि उसके ऋण लेने की सीमा पर से रोक हटाई जाए। और इसको लेकर हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने केरल को कोई अंतरिम राहत नहीं दिया है, यानी कोई केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन उस मामलों से जुड़े कुछ 4-5 संवैधानिक प्रश्नों का जिसका जवाब आर्टिकल 131 के तहत 5 जजों से बड़ी संविधान पीठ को करना है, उसको हवाले कर दिया है। यानी कि केंद्र राज्य संबंधों के उसमें जो संघीय परिसंघीय व्यवस्था है उसमें जो वित्तीय पहलू है या जो है अभी देखेंगे उनको लेकर उसमें कर दिया गया है। तीसरा जो समाचार है वो आरबीआई ने जो इलीगल या अवैध ऋण वाले ऐप्स, बहुत सारे चीज़ें आपको ऐप स्टोर पे मिल जाते हैं और ये धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी का एक हथियार होता है, उसको रोकने को लेकर एक संस्था डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के नाम से जो है वो स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है, जो इस तरह के जो ऐप है उसको स्थापित करेगी कि ये सही ऐप है या गलत ऐप है और उसके स्थायित्व या उसके प्रमाणीकरण के बाद ही उस ऐप को गूगल ऐप या किसी भी उसका जो है अथॉरिटी या उसका कोई कानूनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इन प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्नों को इन मुद्दों को देखते हैं और इन मुद्दों से जुड़े हुए जो 5 प्रश्न रहेंगे उनको भी हम देखते हैं। पहला देखिए, ये तवांग शहर है और अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज़्यादा जो है 30 स्थानों का नाम जो है चीन द्वारा बदल दिया गया है और इसको लेकर जब चर्चा काफ़ी हुई तो भाई देखिए चीन कुछ भी करता है तो जाहिर सी बात है मुद्दा हो ही जाता है और चुनाव के समय तो ये एक मुद्दा है, इसको हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों, क्योंकि ये चीन द्वारा किया गया है, नामों का बदलाव किया गया है और ये पहली बार नहीं है, 2017 में भी किया गया है, 2022 में तो 2 अप्रैल को ही किया गया था जो है, इस बार भले 30 मार्च को किया गया है। और ये एक तरह से चीन का अगर एक बार हो चलो ठीक है, 2 बार हो 3 बार हो तो ये लगता है कि इसने चीन ने ये ढर्रा ही बना रखा है ऐसा करने को। जहां तक उसके पीछे कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी का जो अरुणाचल प्रदेश का दौरा है या अमेरिका द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मांगना है, या एक और चीज़ है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है हमारे विदेश मंत्री मनीला के यानी फिलीपींस के दौरे पे थे और उन्होंने दक्षिणी चीन सागर में जो है फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन किया है। ये कुछ पहलू चल ही रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। इसके प्रभाव का जहाँ तक बात है कि इस कवायद का सीमा विवाद पे तो उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ये बताता है कि चीन के साथ जो सीमा विवाद, चीन किस तरह के देश के साथ हम अपने सीमा विवाद को कर रहे हैं जिसमें कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। एक तरफ बातचीत भी हो रही है, एक तरफ वो हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की भी कवायद वहाँ पे हो रही है। उसके कुछ अपने उनके घरेलू मामले हैं जिनको हमें नहीं लेना है, हम इनको समझते हैं कि ये क्या मामला है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन अपना दक्षिणी तिब्बत कहता है, ठीक है, चीन उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है,
उसको लेकर उसके वहाँ के करीब 30 जगहों का नाम जो है चीन का जो वहाँ का आप कह सकते हो कि सिविल मिनिस्ट्री है या नागरिक मंत्रालय है, उसने उसका नाम बदला है, अपने मंदारिन भाषा में बदला है, चीनी भाषा में बदला है। ठीक है, तो उसको लेकर एक मुद्दा है और ये चर्चा में हो गया है। और ये चीन जो है पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, ये तीसरी दफा है जो चीन अपनी ये हिमाकत कर रहा है। तो अब ये मामला है कि इसका जो भारत ने अगर देखा जाए तो भारत ने इस नाम बदलने की प्रक्रिया को विदेश मंत्रालय ने, प्रवक्ता ने ऑफिशियल खारिज कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है। काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आ जाता है। कोई कुछ भी नाम रखने की अपनी प्रक्रिया कर ले तो उससे जो है इसकी वास्तविकता नहीं बदलती है। ठीक है, इसको लेकर जो हमारे विदेश मंत्री का जो जवाब है वो बड़ा लाजवाब है कि विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि इस पर जो नाम बदला तो उन्होंने कहा कि चीन ये पहले भी करता रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहा है। और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। दूसरा जो इन्होंने कहा जो वो बड़ा जबरदस्त है कि जब पत्रकारों ने इसको पूछा तो कह रहे भाई अगर हम आपके घर का नाम बदल दें तो वो घर हमारा नहीं हो जाएगा। यानी पत्रकार ने पूछा कि इस तरह के नाम रखने से क्या उसकी अथॉरिटी दक्षिणी चीन सागर पर नहीं हो जाएगी, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह के नाम अगर हम आपके घर का बदल दें तो क्या आपका घर हमारा हो जाएगा? ऐसे हो तो कोई भी किसी के घर का नाम, मुकेश अंबानी के घर का नाम अंटला, उन्होंने नहीं कहा, मैं बता रहा हूं कि हम जाएं और मुकेश अंबानी के घर का नाम बदल दें और कुछ और रख दे, कहते हैं कि भाई ये मैंने नाम रखा, ये हमारा। नाम रखने से वास्तविकता नहीं बदलती है, कहीं भी नहीं बदलती है। ठीक है, वो चीन की अपने जो है कहते हैं कि वो अपनी एक कवायद रहती है, उसका जो डिस्टॉर्शन या कह सकते हो फेक न्यूज या इस तरह की चीजें जो अपने राजनीतिक हितों के लिए करता है वो उसकी कवायद है। ठीक है, और साथ ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही जो ध्यान रखने वाली है कि भारतीय सेना जो है अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। और सेना जो है किसी भी देश की सेना जहां पे वो अपने ही क्षेत्र में तैनात होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेना है, चीन की सेना चीन के जो है तिब्बत वाले जो जिसको उसने कब्जा कर लिया है उस क्षेत्र में तैनात है। तो यानी ये है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, रहेगा हमेशा के लिए, था भी, है भी और रहेगा भी। किसी के नाम रखने से इसके जो कानूनी पहली है अंतर्राष्ट्रीय उसमें कोई भी मतलब या कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो अब प्रश्न है कि ये जो चीन ने किया है इसके पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। जो 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री जी अभी इसी महीने जो है, इसी क्या मतलब मार्च माह में जो है वो उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे थे। चीन हमेशा से जब हमारे कोई प्रधानमंत्री या कोई ऑफिशियल जाता था विरोध करते रहते। अब जो है भारत ने उनके विरोध को धता बताते हुए वहां पे दौरा किया है, दौरा नहीं किया है, सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक सेला पास को क्या किया है, लोकार्पण किया है। यानी कि उसका निर्माण हो चुका है और ये सेला सुरंग जो है एक स्ट्रेटेजिक महत्व का है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक महत्व का तवांग घाटी है वहां से जो है और तेजपुर से ये जोड़ेगी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी सेना को प्रदान करेगी। इसको लेकर चीन पहले से ही तिल मिलाया था। उसी तरह से उसमें कह सकते हो कोड में खास कर दिया जो है अमेरिका द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माने से। और वहां के विदेश मामलों के उप प्रवक्ता जो हैं कहा 9 मार्च को कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य घुसपैठ या अतिक्रमण द्वारा आगे बढ़ने की किसी भी एक तरफा प्रयास का अमेरिका दृढ़ता से विरोध करता है। यानी कि ये 2 चीजें पिछले महीने हुई थी जिसको लेकर, जिसको कहते हैं कि नैरेटिव में काउंटर करने को लेकर चीन द्वारा लोगों को कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें की जा रही है। एग्जैक्ट देखिएगा जैसा अमेरिका ने भारत को लेकर जो है उनकी संप्रभुता को लेकर कहा है, इसी तरह का कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट, बल्कि इससे ज्यादा कड़ा स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री अभी जब मनीला पे या फिलीपींस के दौरे पे थे तो उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत फिलीपींस के साथ उसके संप्रभुता की रक्षा के लिए उसके साथ जो है दृढ़ता से खड़ा हुआ है और दक्षिणी चीन सागर के जो उसके अधिकार हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हल किया जाना चाहिए। तो इन सही कई सारे पहलुओं से चीन उखड़ा हुआ है। वो अब कुछ कर तो सकता नहीं है, अगर करेगा भी तो भारतीय सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित है। हमारे विदेश मंत्री जी ने ही बता दिया कि इन सब बातों के लिए वो लोग हैं और अगर वो कुछ और करता है तो उसके लिए हमारी सेना मौजूद है और उसकी सेना में 10,000 सेना
और भी हम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर बातें करेंगे, कूटनीतिक करेंगे, तो उसके लिए इसको भारतीय कूटनीतिक तैयार है, जवाब देती है, अब और कड़ाई से देती है, और सेना तो हमारी जवाब पहले से भी कड़ाई से देती रही है। ठीक है, तो इसका कवायद का जो है सीमा पर क्या असर होगा। ठीक है, देखिए सीमा पे कोई व्यवहारिक असर नहीं होने वाला है। हालांकि जो वार्ता चल रही है उसको लेकर ये आप लगा सकते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि भारत कहता है चीन को लेकर अनिश्चित रहता है। भारत के विदेश मंत्री ने और लोगों ने भी कहा है, पहले भी कहा है कि सीमा विवाद को लेकर चीन या दुनिया का कोई भी देश चीन को लेकर अनिश्चित ही रहता है। क्योंकि पिछले साल आपको अगर एक याद हो, नहीं हो तो मैं बता देता हूं, चीन ने एक अपना मैप जारी किया था भारत को लेकर, तो चलो वो सही है, उसने रूस के भी उस हिस्से को अपना दिखा दिया था जिसके साथ रूस के साथ वो मामला सेटल हो गया है, और रूस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है, और रूस के साथ जो मुद्दा हल हो गया है उसको भी अपना विवादित दिखा दिया है। तो चीन की इस तरह के मैप बदलने, नक्शे वक्शे को दुनिया कोई गंभीरता से नहीं लेती है, आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो अगला मुद्दा है वो हमारे यहाँ पे जो कह सकते हो हमारे पॉलिटी, राज व्यवस्था या परसंघी व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। मामला यह है कि केरल सरकार जो है वहाँ की अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी का या इस तरह की उस तरह की स्थिति खराब है, हमारी स्थिति खराब है, और हमें अगर ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो हम कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो है वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है राज्य ने याचिका दायर कर रखी है। देखिए भारत के संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक उसकी जो मूल अधिकारता है वो केंद्र, राज्य या अन्य राज्यों का जो मुद्दा होता है, यानी संघीय व्यवस्था वाला कोई विवाद का मुद्दा होता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है। और उसी अधिकार को तहत वही आर्टिकल 131 के तहत जो है राज्य सरकार ने जो है दायर की है कि जो वित्तीय परिसंघ है, परिसंघीय व्यवस्था में वित्तीय परिसंघ भी एक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि राजस्व का जो है बंटवारा राज्यों को और केंद्रों के बीच में किया गया है, और संविधान के तहत तो किया गया है। वित्त आयोग भी इसी तरह का बंटवारा करता है, वो भी एक संवैधानिक संस्था होती है। लेकिन देखा गया है कि भारत की राजकोषीय व्यवस्था है या जो फाइनेंशियल स्थिति है वो केंद्र की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकी हुई है। उसके पीछे वजह है कि केंद्र को ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जिनका राज्यों से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं होता है, जैसे कि डिफेंस, वो ऐसा खर्चा है जो कभी भी उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और दूसरे पूरे देश की राजकोषीय स्थिति और एक देश की जो राजकोषीय स्थिति है, उसकी जो क्रेडिट एजेंसी है दुनिया के देशों में, उसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसलिए केंद्र सरकार कुछ अलग से भी उसको पावर दिए गए हैं। हालांकि उसकी कुछ ही पावर को लेकर इसमें चर्चा किया गया है, तो आइए देखते हैं क्या क्या मामला है, जैसे चर्चा में क्यों है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने की पीठ है उसने 1 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के संदर्भ में राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले केरल राज्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर मुकदमे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। ये मामला अब क्या कौन सा देखेगा? भारत की संविधान पीठ, क्योंकि इसमें संविधान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न इसमें शामिल हैं। साथ ही में जो केरल द्वारा एक और बात कही गई थी कि उसे जो है हमारी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को या केंद्र को निर्देश दे, केंद्र सरकार नहीं, केंद्र यानी उसमें जो संघ को निर्देश दे कि वह हमारे यहाँ जो लिमिट है उसको बढ़ा दे उधार लेने की, ताकि हम उधार लेके अपनी वित्तीय स्थिति को दूर कर सकते हैं। उस मामले में कोर्ट ने कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। बस हाँ, जो मामला था उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के यानी संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ होती है, उसको हवाले कर दिया था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ की बात हो रही है दो जजों की, उसके सामने मामला क्या था? मामला अगर देखा जाए तो केरल ने अनुच्छेद 131 के तहत जो है केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्या देते हुए कि राज्य की उधार लेने की शक्तियों पर केंद्र की रोक संघवाद पर हमला है और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने के लिए उत्प्रेरक है। देखिए केंद्र सरकार ने एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट पास कर दिया है, जिसके तहत राज्यों को जिम्मेदारी है कि वो अपना राजकोषीय घाटा एक पर्टिकुलर लेवल से करें, साथ ही में हर साल के लिए जो ऋण लेने की सीमा है वो निर्धारित है। देखिए ये देखा जाए तो ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, और ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है,
संविधान के अनुच्छेद के तहत ये सरकार केंद्र सरकार जो है राज्यों के बाहरी ऋण लेने की सीमा पर नियंत्रण लगा सकती है, उसको लेकर ही उसने नियंत्रण लगाया है। कोर्ट का कहना, केरल सरकार का कहना है कि वो गलत है और केंद्र सरकार ने जो रोक लगाई है वो मनमाना है और उसके कारण उसकी वित्तीय व्यवस्था और साथ में संवैधानिक मनीषरी टूट जाएगी, क्योंकि उसके कारण वह जो है राज्य में राजकोषीय जो है व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो पेंशन नहीं दे सकता है, वेतन नहीं दे सकता है, आदि आदि। और इसको लेकर तर्क दिया कि उधार लेने की जो सीमा होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्यों की अपनी जरूरतों के अनुसार हो सकता है, तो उधार लेने की सीमा राज्यों द्वारा तय की जानी चाहिए, ये केरल की मांग थी। जबकि संघ ने तर्क दिया कि राज्य में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है और इसके कारण उसकी व्यय उसके आय से अधिक हो गई है। ऐसे में और ज्यादा अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये पूरे भारत के राजकोषीय स्थिति को ध्यान में बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट की जो 2 सदस्यीय बेंच थी, उसने जो संविधान पीठ के समक्ष मामला, जैसे इसमें 2 निर्णय लिया है, जो मामला था इसमें 2 निर्णय लिया है। एक इसको जो है संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया है कि अभी जो इसमें सारभूत या संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनके व्याख्या से जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो व्याख्या आर्टिकल 131 के तहत संविधान की सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजों की पीठ ही कर सकती है। इसलिए उन मामलों को भेज दिया गया है, जिसको हम देखेंगे कि किन किन प्रश्नों को भेजा गया है। दूसरा, उसने जो अंतरिम राहत एक और इंटरिम डिसीजन दिया है, जिसमें यह कहा है कि वो केंद्र सरकार को कोई भी निर्देश देने नहीं जा रही है राजकोषीय ऋण बढ़ाने को लेकर। तो 2 तरह के इसमें, एक तो ये संविधान पीठ को, अभी यह मामला चल ही रहा है क्योंकि इन सारे प्रश्न आएंगे तो फिर ये फैसला, इसलिए इसको इंटरिम ऑर्डर कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या मामला उठाया गया है। पहला ये उठाया गया है, भेजा जो गया है कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण संविधान का जो है परिसंघीय व्यवस्था का यानी भारतीय संघवाद का एक पहलू है। क्योंकि संघवाद में व्यवस्था क्या होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, स्तर अलग अलग होते हैं और सत्ता को सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए वित्तीय स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संघीय सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ जो है राजस्व का या जो वित्त का भी विकेंद्रीकरण किया गया है। ऐसे में एक पहलू है कि क्या राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा तय करने वाले केंद्रीय नियम संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यानी पहला यह देखना पड़ेगा संघवाद का, क्यों, क्योंकि संघवाद फेडरल स्ट्रक्चर भारत की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को तो संविधान संशोधन के तहत भी नहीं किया जा सकता है। तो ये देखना है कि संघ का जो कानून है वो बेसिक भारतीय संघवाद का जो स्ट्रक्चर है उसको तो नहीं बाधित करता है। पुनः जो है जो 2 और मसले हैं, जैसे इसमें कई है, जैसे जो 2 हैं कि 131 के तहत और 293 के तहत देखना है कि जैसे 131 कहता है संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, इससे भी जुड़ा मामला है कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसको लेकर क्या वो निर्देश दे सकता है कि नहीं। दूसरा, अनुच्छेद 293 राज्यों को बाहरी उधार लेने की शक्ति तो देता है, लेकिन संघ इसे विनियमित कर सकता है। तो प्रश्न है कि इसे किस हद तक विनियमित संघ जो है कर सकती है, इस संवैधानिक प्रश्नों का भी व्याख्या इसमें जुड़ा हुआ है। साथ ही में एक मामला और है कि जैसे राज्यों की ऋण लेने की सीमा अभी 293 के तहत है और पूरे स्तर पे जो सार्वजनिक ऋण है उसको भी प्रबंधित करने का दायित्व आरबीआई को है। तो आरबीआई भी वही काम कर रहा है जो कि एक कह सकते हो कि ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रही है, पूरे देश की राजकोषीय मौद्रिक नीति को प्रबंधित कर रही है, ऋणों को प्रबंधित करती है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की राज्यों पर सार्वजनिक ऋण प्रबंधक की जो है भूमिका है, क्या वो क्लैश तो नहीं कर रहा है, इस प्रश्न को भी देखा गया है। और आगे इसमें यह भी है कि राजकोषीय नीति से संबंधित न्यायिक समीक्षा की दायरा, जैसे राज्य की जो अभी तक जो व्यवस्था है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके तहत जो है अमूमन जो पॉलिसी होती है, नीतिगत मुद्दे होते हैं, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से बचती रही है, क्योंकि ये कार्यपालिका का नियम है। ठीक है, अब ऐसे में ये भी एक प्रश्न है कि जो राजकोषीय, जैसे सेंट्रल ने प्रश्न उठाया होगा कि ये केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति है, पूरे राजकोष को मैनेज करने की, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं, इसको भी एक बड़े बेंच को सौंपा गया है। साथ ही में यह भी सवाल है कि क्या वित्त आयोग जो राज्यों के लिए अनुशंसा करता है, उस अनुशंसा को लागू करने के लिए
क्या राज्यों को पहले से उसमें केंद्र सरकार परामर्श करे या न करे। तो यही कुछ 5-6 संवैधानिक प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का हल उनको ढूंढना है। किसको ढूंढना है? भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ की, जिसमें यह मामला जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कुछ अंतरिम निर्णय दिया है। कुछ अंतरिम निर्णय यह देते हुए कहा है कि केरल सरकार को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी, वो केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं देगा ऐसा करने में। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि पीठ को यह मानना है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की वो पीठ है वो मान रही है कि धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने की केरल की जो क्षमता है उस पर उपयोग था। हालांकि कुछ दिन पहले जब ये बजट इनका जो है राजस्व खत्म हो रहा था, वित्तीय सेशन जो है राज्य का 31 मार्च 2024 तक, उस दौरान वहां की स्थिति को सुधारने के लिए इसी पीठ ने कहा था केंद्र सरकार से कि अगर वो कुछ एक वन टाइम कोई सोल्यूशन दे जिसको बाद में उसके कंडीशन के साथ, अनुशासन के साथ, ताकि राज्य अभी अपनी स्थिति को पूरा कर ले, तो राज्य सरकार ने पहले ही उसको जो है उस बात को, मतलब निर्देश नहीं था, सलाह थी, उस सलाह को मान लिया था। इसके बाद कोर्ट भी ये कहीं ना कहीं मान रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपने जो धन है राजकोष से उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने में जो है सक्षम नहीं है। देखिए, अदालत ने कहा यदि राज्य ने अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के वित्तीय कुप्रबंधन से कारण वित्तीय कठिनाई पैदा की है तो ऐसे कठिनाई को एक अपूर्णीय क्षति नहीं माना जा सकता। ये तर्क यही दिए हैं कि हमारे यहाँ जो वित्तीय प्रबंधन है अगर उसको हल नहीं किया जाएगा तो ये अपूर्णीय क्षति हो जाएगा, ऐसे में हमें मदद किया जाए। कोर्ट का कहना है कि अगर राज्य ने स्वयं के अपने निर्णयों से अगर इसे ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन किया है तो अगर उसमें कोई उसको राहत दे दी जाती है तो ये गलत प्रेसिडेंस पैदा करेगा और बाकी के राज्य भी क्या करेंगे, वो भी इसी तरह से गड़बड़ वित्तीय प्रबंधन करके बाद में आएंगे कि हमें राज्य के तो हमें केंद्र द्वारा हमें छूट दी जानी चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा है, वो कोई अपने गलतियों से अपनी स्थिति को खराब कर लेता है, इसके बाद कहता है कि हमें जो है बचा लो। जब ऐसा किया जाएगा, अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर वो बार बार, मतलब अगर ऐसा करना शुरू कर दे कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो फिर प्रेसिडेंस बन जाएगा। उसने वन टाइम एक सलाह दी, निर्देश नहीं दिया था, सलाह दिया था, उसको केंद्र सरकार ने उसको मान लिया था। लेकिन अगर निर्देश दे देती है, अगर आदेश दे देती है तो फिर वो परिपाटी बन जाएगी। फिर तो राज्य अनुशासन को क्यों मानेगा, वो अपना जैसा मर्जी वैसा करेगा। फिर वो पूरे राजकोषीय समाकेशन और पूरे वैश्विक पहलू, उसको तो ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है। ऐसे में पूरे राजकोषीय नीतियों को लिए उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए भी संविधान ने उसे बहुत सारा पावर दिया है। तो इन्हीं कुछ मसलों पर इस पे चर्चा होना है। अब देखते हैं जो मुद्दा आएगा, उन प्रश्नों पे जो जवाब आएगा उसको फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे जो सिलेबस है राजकोषीय संघवाद यानी संघवाद, उसमें राजकोषीय संघवाद, उससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करते हैं। और देखिए, मैंने बताया है कि जब भी संविधान की व्याख्या होती है तो संविधान में क्या कहा गया है, उसको क्या समझा जा रहा है, और अगर कहीं विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ उसकी क्या व्याख्या की है, ये मिला के उसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो अब ये विवादित हो गई है, तो अब इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है उसको हम देखेंगे। अगला जो न्यूज है वो हमारा है कि आरबीआई एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना का विचार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो इसके जरिए अगर देखा जाए तो जो बहुत अभी कह सकते हो साइबर फ्रॉड या अवैध डिजिटल ऐप, इस तरह की समस्या आ रही है, उस पर रोक लगाना चाह रही है। और इसी तरह के पहले वो प्रयास आरबीआई द्वारा खुद किया जाता रहा है। अब आरबीआई उसके लेकर एक विशेषज्ञ एजेंसी स्थापित कर रही है जो उसके उस भूमिका को निभाए। तो इसमें हम समझेंगे कि मामला चर्चा में क्या है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्या है, और आरबीआई और कुछ क्या कर रही है अभी इस मामले को लेके। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? तो देखिए, बढ़ती साइबर धोखाधड़ी, ठीक है, पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत, यानी जो प्रयास लगातार आरबीआई कर रही है उसी की एक कड़ी है। और इसमें किस पे? अवैध ऋण ऐप
जो बहुत सारे ऋण ऐप हैं, जो ऐप जो है जिसके जरिए जो है ऋण किया जाता है, लिया जाता है, बाद में वो फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, कई बार आत्महत्या तक के मामले आते हैं, उस पे रोक लगाने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी या डिजिटा स्थापित करने पर विचार कर रही है। अभी स्थापित नहीं की है लेकिन विचार कर रही है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज था, ठीक है। और डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्या है, तो जैसे इसमें है कि एक बार जब ये स्थापित हो जाएगी तो ये डिजिटा यानी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी या डिजिटा का जो है उसका काम होगा, वह डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की मूल्यांकन करेगी यानी असेसमेंट करेगी, और ये उसकी जिम्मेदारी होगी। और इस एजेंसी का लक्ष्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित कर और ऐसे सत्यापित ऐप का एक सार्वजनिक रजिस्ट्रार बनाना है कि कौन कौन से ऐप सत्यापित हैं, कौन कौन से सत्यापित नहीं है। जो सत्यापित होंगे वही ऐप जो है प्ले, जैसे गूगल से हो गया है, अभी अभी आरबीआई भी वो काम कर रहा है, अभी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका काम होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो ऐप इस डिजिटा से सत्यापित नहीं होंगे उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनधिकृत माना जाना चाहिए, और ऐसे ऐप को प्ले स्टोर या कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने ऐप स्टोर पे काम नहीं करने दे सकती हैं। जिससे क्या होगा कि डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रोक या जांच बिंदु के रूप में ये प्रयास काम करेगा। और जैसे बताया गया कि आरबीआई पहले से ही जो बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसी के एक प्रयास के एक अंग के रूप में इसको लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह की कार्य आरबीआई ने अभी किया है। देखिए, अवैध ऋण पर रोक लगाने की जो है आरबीआई की वर्तमान पहल, तो आरबीआई ने आईटी मंत्रालय को गूगल के व्हाइट लिस्टिंग के लिए, व्हाइट लिस्टिंग यानी जो सही ऐप हैं उसकी 442 डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की एक सूची जो है प्रदान की है। क्योंकि गूगल पे जो आरबीआई या जो आईटी मंत्रालय द्वारा जो उसको निर्देश दिया, मतलब जो उसे सलाह दिया गया, सलाह क्या निर्देश ही दिया गया है, गूगल ऐसे किसी भी ऐप को जो व्हाइट लिस्टिंग नहीं है आरबीआई के द्वारा उसको हटा देता है। और सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के एक साल के दौरान गूगल ने अपने प्ले ऐप स्टोर से 2200 से अधिक इसी तरह के डिजिटल ऋण देने वाले ऐप को हटा दिया है। क्योंकि वित्त मंत्रालय के तहत आरबीआई और वित्तीय सेवा विभाग के अनुरोध के बाद गूगल अब केवल उन्हीं ऐप्स को अपने प्ले स्टोर पे देता है जो आरबीआई विनियमित संस्थाओं, जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्था या उन द्वारा जो है क्या किया जाए द्वारा हो, या उस संस्थाओं के किसी पार्टनरशिप के द्वारा जो है वो ऐप तैयार किया गया हो, उसी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। आरबीआई विनियमित संस्थाएं कौन है? या तो कोई बैंक है या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई से विनियमित होना होगा, तो या तो उनके द्वारा ऐप है वो अपने ऐप पे रखता है, या उनके द्वारा पार्टनरशिप में बनाया गया कोई ऐप होगा, उसी को गूगल अब देता है। अभी ये काम आरबीआई अब इसे और भी बेहतर या विशेषज्ञ संस्था को सौंपने चाह रही है, जिसमें एक सार्वजनिक रजिस्ट्रार भी हो जाए, जिसको पता चल जाए कि कौन कौन से ऐप हैं। ये काम के लिए डिजिटल इंडिया जो है ट्रस्ट एजेंसी के रूप में डिजिटा के बारे में निर्माण स्थापना करने के बारे में आरबीआई विचार कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही समाचारों या जो 3 समाचार हैं, देखते हैं कौन कौन से इस पे प्रश्न बने हैं। इस पे हमें कुछ बताना तो है नहीं, पढ़ ही देना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को राज्य की उधार देने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले केरल द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर मुकदमों को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। संविधान पीठ को संदर्भित प्रश्नों में शामिल है, जैसे अभी पढ़ाए थे ना कौन कौन से मुद्दे शामिल है, उसी में देखिए, क्या केंद्र के उधार प्रतिबंध भारतीय रिजर्व बैंक को सार्वजनिक ऋण प्रबंधक के रूप में सौंपी गई भूमिका के साथ टकराते हैं? क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र के लिए राज्यों के पास पूर्व परामर्श अनिवार्य है? इनको लेकर केवल 1, केवल 2, 1 और 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से सही है ये देखना है, ठीक है। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने आईटी मंत्रालय को गूगल के व्हाइट लिस्टिंग के लिए कुछ ऐप्स की सूची दी है। वो कितनी ऐप की सूची दी है? 2200, 2023, 5442। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप कर लेंगे तुरंत। तीसरा जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण ऐप की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए इस एजेंसी को स्थापित करने पर
विचार कर रहा है। इसको डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों कथनों को देख के देखना कि कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और वो दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे संविधान के अनुच्छेद 31 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 131 राज्यों को बाहरी उधार लेने की शक्ति देता है और संघ इसे किस हद तक नियमित कर सकता है, इससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 131 राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा निर्धारित करता है और उपयुक्त में से सभी कथन सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसको आप देखिएगा। अगला जो है, जो हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की कवायद की गई है। इस कवायद के निम्नलिखित संदर्भ में कथनों पर भी विचार करिए। पहला, चीन द्वारा दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के नामों में बदलने की एक सूची जारी की गई है। और दूसरा जो कथन है वह है चीन द्वारा यह कवायद प्रधानमंत्री की हाल की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद हुआ है, जहां पे उन्होंने रणनीतिक महत्व की सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये दो कथन हैं। इन दोनों में से आप अगर पढ़ रहे हो, आपने ध्यान से सुना होगा या सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। उसके आधार पे आप इन चार, आपके पास विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम दो कथनों वाले ही प्रश्नों को या मैक्सिमम तीन कथनों वाले प्रश्नों पर प्रश्न बना रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। आपको यूपीएससी से थोड़ा लेवल या उससे ऊपर तक कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मॉडरेट लेवल में ही चलने दिया जाए। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इसको सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। आप आंसर कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।